डियर स्टूडेंट्स, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ जो है वो स्टडी करनी स्टार्ट कर दी थी। कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताई थी जिसमें हमने C और OH के बीच की बॉन्ड को ब्रेक किया था, और इस बॉन्ड को हमने इस टॉपिक को कहा था फॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आप OH को हटा करके क्लोरीन, NH2, OCOR या फिर OR आप लगा रहे थे तो आपके पास बन करके आ रहे थे एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड अमाइड और एस्टर्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने करी। उसके बाद हमने एक बायनेम रिएक्शन की जिसका नाम था HVZ, जिसके अंदर जो हमने जो है मेन जो रिएक्शन जो किसकी वजह से होती है वो R ग्रुप की वजह से होती है। जो R ग्रुप होता है उसमें अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है। अल्फा हाइड्रोजन होगा तो आप उसमें क्लोरीनेशन कराओ या ब्रोमिनेशन कराओ, क्लोरीन या ब्रोमीन आपको ऐड करना पड़ेगा। किसकी प्रेजेंस में ऐड करना पड़ेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फरस। ठीक है, तो अटैक यहाँ पर होगा, HCl यहाँ से निकलता जाएगा और रिएक्शन होती जाएगी। और इसमें ये भी होता है कि रिएक्शन तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक कि सारे H खत्म नहीं हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बायनेम रिएक्शन है, इसको अच्छे से लर्न करके रखनी है। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट बायनेम की अगर मैं बात करूँ तो एक तो रोजनमंड, ठीक है, क्लीमेंसन, कैनिजारो, वोल्फ किश्नर और HVZ। ये 5 रिएक्शंस हैं जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। अगर हमारे पेपर में आता है बायनेम रिएक्शंस तो इन 5 में से, और एक हमने जो पहले वाली रिएक्शंस की अगर मैं बात करती हूँ तो एक राइमर टाइमन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो हमें अच्छे से लर्न रखनी है। ठीक है, तो हमारे पास हो गई ये तीसरी हमने जो प्रॉपर्टी की थी वो हमने की थी रिडक्शन रिएक्शंस। रिडक्शन में हमने हाइड्रोजन ऐड किया था। हाइड्रोजन के अंदर आप नॉर्मल LiLH4 का यूज़ कर सकते हो, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आपने जो है इसके अंदर एक टर्म पढ़ा था डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या था? हमने CO2 को हटाना था, उसके लिए हमने सोडा लाइम का यूज़ किया था, NaOH + CaO। ठीक है, उसके बाद जो हमने तीसरा रिएक्शन करा था वो कॉल-बेस किया था, कॉल-बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉल-बेस इलेक्ट्रोलाइसिस में भी क्या करते हैं, हमने जो है इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है, एसिड लेना है और उसके अंदर वाटर के साथ उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। हमने एसिड लिया, उसमें NaOH डाला, फिर सॉल्ट प्लस वाटर बनाया, फिर सॉल्ट प्लस वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया। डीकार्बोक्सिलेशन में नंबर ऑफ कार्बन की अमाउंट कम हो जाती है, कॉल-बेस में नंबर ऑफ कार्बन की अमाउंट सेम रहती है। तो ये 3 रिएक्शंस हमने कर ली थी। आज हम इसका चौथा रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, फोर्थ रिएक्शन। जो फोर्थ रिएक्शन है इसका जो है हम ये कह सकते हैं इसका जो रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होती है 5 रिएक्शंस। ठीक है, हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, और चौथी और 5वीं रिएक्शन जो है वो होती है फ्रिडल-क्राफ्ट की रिएक्शन। फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। मैं सीधा सीधा फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन लिख रही हूँ। इसमें फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन, ये 5 रिएक्शंस होती हैं। जैसे आपने याद हो तो आपको मैंने बताया था एल्डिहाइड कीटोन्स का जो चैप्टर हमने पढ़ा उसमें हमने कहा था दे डू नॉट शो द फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। सिमिलरली यहाँ पर भी हम यही कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर भी दे डू नॉट शो द फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। रीजन वही है जो हमने पहले कहा था। क्या? जैसे अब एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर जो हमने बता रहे हैं हम कि बेंजीन के साथ COOH है। ठीक है, होता क्या है कि जब आप इसका रिएक्शन करवाते हो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे हम बेंजीन के साथ COOH हम लगा रहे हैं तो जो फ्रिडल-क्राफ्ट की रिएक्शंस होती हैं उसमें क्या होता है कि आपने यूज़ किया एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, आप ये कर रहे हो। अगर असाइलेशन कराना है तो अल्काइलेशन कराना है तो आप क्या ले रहे हो? RCl ले रहे हो। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है? ये AlCl3 के प्रेजेंस में होता है। AlCl3 का नेचर वाइज बात करते हैं तो ये क्या होता है? लेविस एसिड। ठीक है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीजन इज हाईली नेगेटिव एलिमेंट, तो ये बॉन्ड ऊपर को जाता है तो O पे आता है माइनस का साइन, C पे आता है प्लस का साइन। O पे माइनस है, AlCl3 में एल्यूमिनियम के पास जो है डेफिशिएंसी है, ये ज़्यादा है ये कम है। इट वर्क्स एज लेविस बेस, ये वर्क करता है एज लेविस बेस, ये वर्क कर रहा है एज लेविस एसिड। तो ये लेविस बेस वाला जो है इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है और आपस में बॉन्डेड कर लेता है, आपस में बॉन्डिंग कर लेगा। मतलब यहाँ पर एक दूसरे में बॉन्डिंग हो जाएगी तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। उस कॉम्प्लेक्स की वजह से जो है दिस AlCl3 इज नॉट फ्री फॉर कैरिंग आउट द रिएक्शन, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी। आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि फ्रिडल-क्राफ्ट का रिएक्शन क्यों नहीं होता तो 1 मार्क में आएगा, तो आप बता सकते हो ये एज लेविस बेस, इट वर्क्स एज लेविस एसिड। तो ये ऑक्सीजन जो है इसके साथ बॉन्ड बना लेता है तो जिसकी वजह से जो है इट इज़ नॉट फ्री फॉर द रिएक्शन। ठीक है, तो इसलिए जो है ये रिएक्शन नहीं होता। लेकिन बाकी जो 3 रिएक्शंस है वो रिएक्शंस हो जाएंगे, जैसे नॉर्मल तरीके से करते हो वैसे ही हो जाएंगे। करके देख लेते हैं। सबसे पहले हैलोजनेशन करके देख लेते हैं। अगर हम कहते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। ठीक है,
आप किसी की भी कोई आप लेविस एसिड ले सकते हो। इसकी प्रेजेंस में अगर हम कराते हैं थोड़ा हीटिंग की ज़रूरत होगी। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के अंदर जितने भी आए, चाहे एल्डिहाइड है, चाहे कीटोन है, चाहे एसिड्स हैं, तो इनमें होता क्या है कि जो बेंजीन के साथ होता है डायरेक्ट अटैचमेंट कार्बन का होता है। कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O। अब यहाँ चाहे एल्डिहाइड है तो H हो गया, अगर कीटोन है तो R हो गया, अगर एसिड है तो OH हो गया, कुछ भी एस्टर है तो OR हो गया, एनहाइड्रेट है तो OCOR हो गया, NH2 है तो अमाइड हो गया, कुछ भी हो, लेकिन डायरेक्ट अटैचमेंट के साथ कार्बन के साथ है। तो अगर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हो तो ये ऊपर को जाएगा, तो यहाँ पर कार्बन के पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। कार्बन पे प्लस होगा तो ये रिंग से खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर को जाएंगे, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस। पैरा पे भी क्या आएगा, प्लस। तो इट मीन्स यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो कहाँ करेगा, मेटा पोजिशन के ऊपर। तो इट इज मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर। ये बात याद रखो। जो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो चैप्टर है, इनमें बेंजीन के साथ मेटा डायरेक्टिंग नेचर के बारे में, कि यहाँ पर जो है मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए जब भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो अटैक करेगा कहाँ पर, मेटा पोजीशन के ऊपर। तो हमने अगर क्लोरिनेशन कराओ या ब्रोमिनेशन कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो जो ग्रुप जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर अटैक करेगा। क्लोरीन है तो क्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर नाइट्रेशन कराते हो तो भी ऐसा ही है। नाइट्रेशन का मतलब हमें मालूम ही है, कंसनट्रेटेड HNO3 ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है। तो अटैक कहाँ करेगा, वही बात है, अटैक होगा कहाँ पर, मेटा पोजीशन पे, बिकॉज द ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर। ठीक है। इसका एक रीज़न ये भी होता है, मेटा डायरेक्टिंग होने की वजह से, थोड़ा डीएक्टिवेटिंग होने की वजह से जो है तब भी फ्रीडल-क्राफ्ट का रिएक्शन जल्दी से शो नहीं करता, इलेक्ट्रोफाइल इतना अच्छे से अटैक नहीं कर पाता इसमें। ठीक है। सिमिलरली सल्फोनेशन, ठीक है। तो ये सारा अभी पार्ट जो हमने पढ़ा वो पढ़ा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हमारी 4 प्रॉपर्टीज हमने कंप्लीट कर ली है, डेरिवेटिव्स, HVZ, रिडक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद आते हैं हम 5th प्रॉपर्टी के ऊपर। 5th प्रॉपर्टी हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, और वो जो प्रॉपर्टी है वो है इसका एसिडिक नेचर। 5th प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी है इसका, दिस इज एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर मैंने आपको पहले भी कई बार समझाया है। अगर मैं इसके कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अगर मैं बात करती हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड को आप जैसे पानी में डालो, ठीक है, वाटर में डाल देते हैं हम। ठीक है। अब ये वीक एसिड है, जिस नॉर्मली अगर मैं बात करती हूँ तो कार्बोक्सिलिक एसिडिक एसिड है, HCl से तो वीक होता ही है, तो वीक एसिड्स है। तो हमने वाटर में डाला, वाटर में डालने पर ये क्या करेगा, अपना H+ रिलीज कर देगा, ये H+ को गेन कर लेगा। ये क्या बन गया, RCOO-, और ये क्या बन गया, H3O+, हाइड्रोनियम आयन। किसी को नहीं समझ में आता तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, RCOH जो है वो टूट गया है किसके अंदर, RCOO- और H+ के अंदर, आप ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन अच्छा रहेगा कि हम वाटर डाल कर, क्योंकि किसी भी एसिड को पानी में डालेंगे तभी वो क्या करेगा, H+ को रिलीज करेगा। ठीक है। अब हमारे पास ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है। अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल हो तो थोड़ी देर में क्या क्रिएट हो जाता है, उसमें इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है। अगर इक्विलिब्रियम आ जाए तो उसके लिए हम लिख लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं K से। कैसे लिखा जाता है, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, आपको आता है, +1 में लिखना सीखा है हमने, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड में रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। इस वाटर को उठा करके यहाँ ले जाते हैं, इसको K को आप KC से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये हो गया। K भी कांस्टेंट है, वाटर जो है उसकी भी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होती है। तो दो कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई होंगे तो एक नया कांस्टेंट राइज हो जाएगा। उस नए कांस्टेंट को हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं Ka से। क्यों, क्योंकि हमारा ये क्या है, एसिड। तो एसिड के लिए जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट कह दो या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह दो, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है Ka से। तो Ka किसके इक्वल हो जाएगा, RCOO- H3O+ RCOOH। ठीक है। ये H3O+ मतलब H+ है। तो आप देख सकते हो Ka जो है वो डायरेक्टली अपोर्शनल है किसके, H3O+ के। तो Ka इज डायरेक्टली अपोर्शनल टू H3O+ कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जितना H+ ज्यादा होगा उतना Ka की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। दोनों का रिलेशनशिप क्या हो गया,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। जितना H+ ज्यादा होगा, H3O+ ज्यादा होगा। H3O+ ज्यादा कब होगा, इसका रिएक्शन कहाँ को जाएगी, आगे की तरफ जाएगी। आगे की तरफ जाएगी तो इसका मतलब जो हमारा ये एसिड है ये ज्यादा टूटेगा। तो सीधी सी बात है, जिसका Ka ज्यादा होगा इट मीन्स उसका H3O+ ज्यादा हो जाएगा। जिसका H3O+ ज्यादा है इसका मतलब रिएक्शन आगे को जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर फॉरवर्ड में जा रही है तो इसका मतलब ज्यादा टूट रहा है, तो इसका मतलब जो इसका एसिडिक नेचर है वो कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग। तो मोर द Ka वैल्यू, देखो हमने बताया Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+ कह दो या H3O+ कह दो, तो मोर द Ka वैल्यू, ठीक है, मोर द H+ concentration, it means more strong the acid। हो गया Ka के साथ रिलेशनशिप। कई बार हमें क्वेश्चन दे रखा होता है इसका Ka इतना है, इसका Ka इतना है, बताओ कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो हम बता सकते हैं। और इसका एक और भी पार्ट है, Ka के साथ साथ हम इसमें एक और भी टर्म लेके चलते हैं जिसको हम कह रहे हैं pKa। जैसे pH होता था, pH का फॉर्मूला आपको याद होगा, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H+। तो मैं लिख रही हूँ pKa तो माइनस लॉग Ka, ठीक है। तो जिसका Ka ज्यादा उसका लॉग Ka ज्यादा, लॉग Ka तो ज्यादा हो गया लेकिन माइनस की वैल्यू है तो माइनस लॉग Ka क्या हो जाएगा, कम, मतलब pKa कम। तो जिसका Ka ज्यादा उसका pKa कम, ठीक है ना, ये बात याद रखेंगे। अगर Ka ज्यादा है तो pKa कम है, H+ ज्यादा है, एसिड स्ट्रॉन्ग है। तो एक pKa कम हो तो भी हमारा जो एसिड है वो कैसा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो हमें ये बात याद रखनी है Ka और pKa के लिए। अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे ना हम नाइट्रोजन का कंपाउंड्स के अंदर, वहां हम Kb और pKb के बारे में पढ़ेंगे, वहां एसिड के बजाय पढ़ेंगे बेस। कॉन्सेप्ट सारा ये का यही है, ठीक है। तो मोर द Kb मोर स्ट्रॉन्ग द बेस, मोर द Ka मोर स्ट्रॉन्ग द एसिड, ठीक है। और pKa का रिलेशनशिप इसका क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। अब आगे देखें जरा, जैसे अगर हम बात करें Ka की और pKa की वैल्यूज के बारे में, तो आप जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कहते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, वीक एसिड होता है। किससे वीक है, जैसे HCl, H2SO4, HNO3 जो मिनरल एसिड्स है ना, इनसे तो क्या आ रहा है, वीक। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर मैं पिछले चैप्टर में पढ़ा था अल्कोहल, फिनॉल्स, ये एसिडिक नेचर के होते हैं, तो इनसे क्या है, ज्यादा। तो हम रीजन डायरेक्ट भी बता सकते हैं Ka और pKa वैल्यूज के हिसाब से, ठीक है। अब दूसरी बात जो हम करते हैं वो ये, अगर मैं बात करती हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर, तो मैंने कई बार इसका जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बना करके भी दिखाया है। अगर हम दिखा के चलें तो ये इसका स्ट्रक्चर है RCOH। होता क्या है, ये बॉन्ड गया ऊपर को, जैसे ये बॉन्ड ऊपर को जाएगा तो क्या बन जाएगा, RCO पे आ गया माइनस का साइन, C पे आ गया प्लस का साइन। अगर C पे प्लस है तो क्या होगा, ये जो दूसरा ऑक्सीजन है इसके पास लॉन पेयर है, ये अपने लॉन पेयर क्या करेगा, यहाँ भेजेगा। यहाँ भेजते इसका प्लस खत्म, यहाँ पर बॉन्ड कैसी आ गई, डबल। यहाँ पे क्या है, O। ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर भेजे तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव साइन, साथ में क्या लग गया, H। RCO माइनस डबल बॉन्ड O+H, ये बन गया। अब हम क्या कह रहे हैं कि H+ जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है स्ट्रॉन्ग एसिड एसिडिक नेचर शो करते हैं। क्या रीजन है कि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उसके ऊपर क्या साइन आ रखा है, पॉजिटिव साइन आ रखा है। तो ये पॉजिटिव साइन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसको क्या करना पड़ेगा, निकालने के लिए क्या कर दिया, इसको बॉन्ड यहाँ भेज दी। यहाँ भेजते ही क्या बन गया, ये RCO माइनस डबल बॉन्ड O+H+। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये जो आयन होगी नेगेटिव आयन है, इसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे और यहाँ से जो है स्प्लिट होकर के किस में कन्वर्ट हो गया है, RCO माइनस और H+ के अंदर। तो किस तरीके से H+ निकाल रहा है ये हमें मालूम चल गया। H+ रिलीज कर देता है, इस कारण से जो है ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट O, दैट्स वाई इट इजिली रिलीजेज H+। तो इसका मतलब ये नेचर वाइज कैसा हो गया, एसिडिक हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन एक और भी चीज आती है, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें, RCOOH, मैं नॉर्मल तरीके से लिख रही हूँ रिएक्शन, इसको वाटर में डाला तो ये डिसोसिएट हो गया RCOO माइनस प्लस H+। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलेट आयन है, ठीक है, ये H+ है। अब कहते हैं ये तो ठीक है, यहाँ पर ऐसे डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं देख रही हूँ यहाँ पर क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें डिसोसिएट क्यों हो रहा है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ किए,
ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने ये ड्रॉ किया। इसमें देखो कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो इसमें जो है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस अराइज हो गए, मतलब चार्ज जो है वो सेपरेट हो गया। चार्ज सेपरेशन देखने को मिल रहा है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखो मैंने इसके दोबारा में दिखा देती हूँ, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बना लिए हैं। तो हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा है वो RCO माइनस डबल बॉन्ड O प्लस H, ये हमने ऊपर दिखाया है, ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसमें जो है चार्जेस सेपरेट हो गए हैं, माइनस प्लस दिखाई देने लगा है। इसके अंदर देखो, अगर मुझसे कहा जाए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, तो क्या होगा, ये बॉन्ड गया ऊपर और ये बॉन्ड आ गया यहाँ पर, क्या बन गया RC, ऊपर गया O माइनस डबल बॉन्ड O, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसमें पहले भी एक नेगेटिव चार्ज था O के ऊपर, अब भी एक नेगेटिव चार्ज है O के ऊपर, तो कोई चीज सेपरेट कुछ अलग हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब दोनों में अगर कंपैरिजन करके देखते हो, ज्यादा चार्ज किस में आ रहा है, यहाँ चार्जेस ज्यादा आ रहे हैं। चार्ज ज्यादा हो तो रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, रिएक्टिविटी ज्यादा हो तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। अगर हमसे कोई पूछता है कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलेट आयन में बोथ आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दोनों ही रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, फिर रिएक्शन आगे को क्यों प्रोसीड कर रही है? उसका रीजन ये है बिकॉज कार्बोक्सिलेट आयन आर मच मोर स्टेबल देन द कार्बोक्सिलिक एसिड, ड्यू टू विच, बिकॉज in the case of carboxylate ion there is only the presence of negative charge, while in case of carboxylic acid there is a case of charge separation, ठीक है। चार्ज सेपरेशन होने की वजह से इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है समवट लेस स्टेबल हो गए हैं, ये थोड़ा सा लेस स्टेबल है बजाय कि इसके, ठीक है। इसलिए रिएक्शन कहाँ को चल दिया, आगे को। क्लियर हो गया होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स एसिडिक नेचर के क्यों है, उसका रीजन हमने बताया यहाँ पर। अब इसके बाद हम एक और भी पॉइंट पे आ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखा जाए, यहाँ पर आपने जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कार्बोक्सिलेट आयन के जो स्ट्रक्चर्स आपने ड्रॉ किए, इसमें हमसे कोई कहता है कि CO के बॉन्ड के बारे में जरा कुछ एक्सप्लेनेशन दो। तो देखो ये बॉन्ड कैसा है सिंगल, ये बॉन्ड कैसा डबल, यहाँ ये बॉन्ड कैसा डबल, यहाँ ये बॉन्ड कैसा सिंगल। तो अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड इसका ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, RC, ये हमारा O है, ये हमारा O है, तो हमारा दोनों के बीच में कैसा आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड। और जो माइनस का साइन है आप इसमें बाहर को दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो मतलब दोनों ही बॉन्ड्स जो है ना तो कंप्लीटली सिंगल है और ना ही कंप्लीटली डबल है, दे शो द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये तो हमारा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। अब हम कंपैरिजन करके देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का किसके साथ, अल्कोहल फिनॉल के साथ। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन कर लेते हैं विद अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का कंपैरिजन कर लेते हैं अल्कोहल के साथ एसिडिक नेचर को लेकर के। अभी मैंने आपको बताया कार्बोक्सिलिक एसिड में RCOOH, ये डिसोसिएट हो जाता है किसके अंदर, RCOO माइनस और ये H प्लस के अंदर, ये लेस स्टेबल है। रीजन भी मैंने आपको बताया, ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, और ये मोर स्टेबल है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ अल्कोहल की। अल्कोहल क्या होता है, जैसे ROH, ये भी नेचर वाइज एसिडिक है क्योंकि ऑक्सीजन कैसा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा H से, तो H के पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो H निकल जाएगा H प्लस की फॉर्म में, तो ये बन गया RO माइनस और H प्लस, ठीक है। अगर हम दोनों में बात करते हैं तो आप देख सकते हो दोनों के अंदर कोई भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो इसके स्ट्रक्चर्स ज्यादा स्टेबल हैं, ठीक है, ये ज्यादा स्टेबिलिटी शो करता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, और यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं है, यहां पर वर्क करता है इंडक्टिव। दूसरी बात, अगर इंडक्टिव भी वर्क कर रहा है तो क्या हो गया, इसमें आप देखो RO माइनस, ऑक्सीजन पे माइनस का साइन है, R कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो O के ऊपर माइनस का साइन और भी ज्यादा हो जाएगा। चार्ज ज्यादा तो रिएक्टिविटी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, ये तो लेस स्टेबल हो गया। अगर मैं दोनों में कंपैरिजन करके देख रही हूँ तो यहाँ पर तो इट इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, इट इज लेस स्टेबल ड्यू टू इंडक्टिव बिकॉज R इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो सीधी सी बात, अगर हमसे कोई कंपैरिजन करके पूछ रहा है तो ये रिएक्शन फास्ट होगा और ये रिएक्शन स्लो होगा। मैंने सिर्फ जस्ट आयंस की बात की, ये आयन है कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन, और ये आयन है मेरे पास अल्कोहल का क्या आयन बनता है, अल्कोक्साइड आयन, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था। तो कार्बोक्सिलेट आयन जो है इट इज मच मोर स्ट्रॉन्गर, मच मोर स्टेबल देन दी अल्कोक्साइड आयन। रीजन मैंने बताया बिकॉज इट इज मोर स्टेबलाइज ड्यू टू रेजोनेंस एंड इट इज लेस स्टेबलाइज ड्यू टू इंडक्टिव, ठीक है। अब हम जो है इसका सेपरेशन हम जो है चार्ज इसका कंपैरिजन हम कार्बोक्सिलिक एसिड का अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसके साथ, फिनोल्स के साथ, ठीक है, फिनोल्स के साथ।
फिनोल्स में भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो H निकल जाएगा H+ की फॉर्म में, जो आयन बनकर के आएगी नॉन एज फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन। अब मैं ना इनकी इस रिएक्टेंट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं जो बात कर रही हूँ इसके प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रही हूँ। अब हम कहते हैं यहाँ पर आप चेक करके देख सकते हो कि कौन फास्ट है कौन सा स्लो। ठीक है, यहाँ भी आप क्या करते हो, रेजोनेंस ड्रॉ करते हो, यहाँ भी आप क्या करते हो, रेजोनेंस ड्रॉ करते हो। मैं इन दोनों के रेजोनेंस ड्रॉ नहीं करके दिखा रही, इसका कोई यूज नहीं है। मेन जो रेजोनेंस ड्रॉ करना है वो इनका है। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। आप वहाँ RCO माइनस के आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ अभी भी थोड़ी देर पहले भी किए थे, फिर से देख लेते हैं। चलो क्या हुआ, ये बॉन्ड आई यहाँ और ये बॉन्ड गई ऊपर, क्या बन गया, RCO माइनस डबल बॉन्ड O। ये दो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं किसके, कार्बोक्सिलेट आयन के। अब मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ फिनॉक्साइड आयन के। सभी को आता है, ये बॉन्ड यहाँ आएगी और ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगी, माइनस डबल बॉन्ड O। ये यहाँ आया और ये यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ और ये यहाँ, और अब लास्ट में दिस। ये 5 स्ट्रक्चर्स बने हमारे फिनॉक्साइड आयन के। अब कहता है कि इन दोनों के स्ट्रक्चर्स को कंपैरिजन किया जाए तो विच इज मोर स्टेबल। तो आप थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ जो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, बेशक 2 ही हो, लेकिन जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं दे आर मोर स्टेबल बिकॉज द नेगेटिव चार्ज यहाँ है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, लेकिन यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है इट इज कम्प्लीटली प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन अगर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हो, नंबर में 5 है, लेकिन ये इतने स्टेबल नहीं है। क्यों, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स आपने ड्रॉ किया, ऑक्सीजन है सभी के अंदर, लेकिन ऑक्सीजन के होते हुए नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आ रखा है, कार्बन के ऊपर आ रखा है। यहाँ भी कार्बन पे, यहाँ भी कार्बन पे। तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट O, नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड ऑन द कार्बन, इट इज हाईली वीक पॉइंट। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉक्साइड आयन इज लेस स्टेबल। कंपैरिजन करके देख रहे हैं तो ये लेस स्टेबल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पर जो है कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट O। क्लियर हो गया। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है और अल्कोहल फिनॉल जो है वो वीक एसिड्स है। क्लियर हो गया हमारे पास। और मैंने आपको बताया, अगर हमसे कोई पूछता है मिनरल एसिड्स के साथ एक्सप्लेन करो, तो मिनरल एसिड्स जो होते हैं HCl, H2SO4, HNO3, वो सारे के सारे जो है उनका Ka की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है, जिसकी वजह से दे आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, अब हम जो टॉपिक लेके चलते हैं एसिडिटी के अंदर ही ग्रुप्स का इफेक्ट पढ़ लेते हैं कि अगर हम इसमें ग्रुप्स लगा दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ग्रुप्स एसिडिटी पर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, जैसे सपोज करो हमारे पास RCOOH है। ठीक है, और हम क्या करते हैं इस R में, जैसे R कुछ भी आप लेके चल सकते हो, जैसे CH3 हो गया, CH3 CH2 हो गया या कुछ और हो गया। हमने इस R ग्रुप के अंदर जो है चेंजेस करने हैं। इसका H हटा करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी R ग्रुप जो अटैच कर सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो। तो सपोज करो मैंने अगर इसका R ग्रुप इसका एक H हटाया और मैंने उसकी जगह लगा दिया, सपोज करते हैं कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, और एक तरफ मैं क्या करती हूँ, एक तरफ लगा देती हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हो गया। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी, ज्यादा। अगर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी तो ये H से जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, लेगा भी तो कम लेगा। ठीक है, तो H+ को निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज।
दोबारा समझ लो, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी, ज्यादा। अगर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी तो H को निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, उसने CH2 से खींचा, इसने C से खींचा, इसने O से खींचा, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी, कम। अगर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो वो H से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो जिसकी वजह से H को निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो H के हिसाब से जो है हम क्या कर सकते हैं, एसिडिटी को कम ज्यादा बता सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास यही है, एक तो नॉर्मल तरीके से ये है, और एक हमने क्या कर दिया, इसका H हटा करके और हम लगा लेते हैं फ्लोरीन कुछ भी हमने लगा दिया। तो फ्लोरीन कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है तो इसका ये वर्क कर रहा है एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये खींचेगा यहाँ से, खींचेगा यहाँ से, तो H को निकालना क्या हो जाएगा, आसान। तो ये ज्यादा एसिडिक हो गया। ठीक है, जिसे और कंपैरिजन करके देख लेते हैं। एक तरफ हमने फ्लोरीन लगा दिया और एक तरफ हम क्लोरीन लगा देते हैं, एक तरफ ब्रोमीन लगा देते हैं। तो कौन किसके केस में, फ्लोरीन क्लोरीन में कंपैरिजन करके देखो, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो H+ निकालना आसान हो जाएगा, तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। या हम क्या कर सकते हैं, नंबर की भी बात कर सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ तो CH3COH है, आपने एक H हटाया और F लगा दिया, और दूसरे केस में आपने 2 H हटा दिए, 2 फ्लोरीन लगा दिए। तो जितने ज्यादा आप फ्लोरीन लगाओगे उतना ज्यादा खींचेंगे, जितना ज्यादा खींचेंगे उतना H से ज्यादा खींचा जाएगा, तो H को निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और देख लेते हैं, जैसे हमारे पास फॉर्मिक एसिड है और एक हमारे पास एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो CH3 ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, वहां तो कुछ है ही नहीं। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो ये छोड़ेगा, हम तो फर्क इन दोनों में देखेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो H को निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो ये एसिडिटी कम करेगा, ये डिक्रीज कर देगा एसिडिटी को। ठीक है, जिसे और भी हम देख सकते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास है, इसमें हमारे पास फ्लोरीन ही अटैच है, लेकिन एक में तो फ्लोरीन यहाँ अटैच है और एक में फ्लोरीन यहाँ अटैच है। तो कहने की बात है कि ज्यादा इफेक्ट किसका आएगा, जिसमें फ्लोरीन नजदीक है। इसमें फ्लोरीन नजदीक है COH के, तो ये ज्यादा खींच लेगा। इसमें दूर है तो ये कम खींचेगा दोनों में ही, लेकिन ये ज्यादा नजदीक है तो इसका इफेक्ट ज्यादा आएगा, तो ये ज्यादा खींचेगा तो H+ को निकालना ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा इफेक्ट आएगा। फिर जैसे हम एक और भी एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो हमारे पास ये केस है, एक ये केस है। आप तीनों में फर्क देख ही रहे हो, यहाँ पर कैसा सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कैसा डबल बॉन्ड है, यहाँ कैसा ट्रिपल बॉन्ड है। अब सिंगल बॉन्ड हो कार्बन का चारों तरफ तो हाइब्रिडेशन कौन सा आता है, sp3। डबल हो तो sp2 और ट्रिपल हो तो sp। आपको मालूम है इन तीनों में जो है s कैरेक्टर कितना है, यहाँ पर 1 और 3 4, तो s कैरेक्टर कितना होगा, 25% s कैरेक्टर हो गया। यहाँ 1 और 2 3, 100 को डिवाइड करना है 3 से, 33% के करीब s कैरेक्टर हो गया। यहाँ 2 से डिवाइड करना है तो हमारे पास जो s कैरेक्टर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 50% s कैरेक्टर आ रहा है। तो जितना ज्यादा s कैरेक्टर हो, मोर द s कैरेक्टर, उतना ही वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होता है, अट्रैक्शन ज्यादा शो करेगा। ज्यादा अट्रैक्शन आएगा, इसका मतलब जो है वो नेचर वाइज कैसा हो जाएगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर द s कैरेक्टर मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब sp जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर sp2 है, फिर sp3 है। अब अगर ये sp है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा तो H+ को निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से जब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है। ठीक है, फिर एक केस और भी आता है यहाँ पर। एक तो हमारे पास ये है, एक ये है। अगर हम दोनों में कंपैरिजन करके देखते हैं तो देखना जरा क्या है,
COH के साथ जो कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्ड है, तो ये sp2। COH के साथ जो कार्बन है वो भी डबल बॉन्ड है, तो ये भी क्या हो गया sp2। दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो अब हाइब्रिडाइजेशन का तो चक्कर ही खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, दोनों ही क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं, ये भी हो गया। अब दोनों में कौन ज्यादा जो है ज्यादा एसिडिक होगा, अब हमें ये कंपैरिजन करना है। तो आप देख सकते हो बेंजीन है, अगर हम बेंजीन की बात करते हैं तो इसकी जो अगर नेचर वाइज अगर हम देखें तो इसका क्या रीजन आ रखा है। अगर हम बेंजोइक एसिड में और इसमें कंपैरिजन करके देखें, मैंने आपको बताया अभी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पर क्या हो रखा है, इसकी केस तो हट ही जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा आ रहा है, तो आप एक बात यहाँ ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पर बेंजीन है। बेंजीन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है, इधर से इधर, इधर से इधर जो है सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है स्प्रेड हो रखे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन स्प्रेड हो रखे हैं तो जो इसका बिहेवियर है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने का वो क्या रहेगा, कम। ठीक है, मतलब ये अगर मैं बात करती हूँ कि इसके अंदर तो रेजोनेंस यहाँ पर पॉसिबल है, लेकिन इस यहाँ पर डीलोकलाइजेशन है सिर्फ 2 के अंदर, और यहाँ 6 जो कार्बन है वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो स्प्रेड हो रखे हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का काम करेगा, जिसकी वजह से H को निकालना क्या हो जाएगा, आसान। समझ में आया, मतलब कि जो यहाँ पर बेंजीन है वहां डीलोकलाइजेशन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन स्प्रेड हो रखे हैं, तो H को निकालना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ से बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं तो H को निकालना बेंजोइक एसिड में ज्यादा इजी है बजाय की अगर इसकी बात करते हो तो इसका नाम क्या होगा हमारा, देखो एक्राइलिक एसिड। यहाँ पर इसका जो नाम है वो क्या है, एक्राइलिक एसिड। ठीक है, तो दोनों में अगर कंपैरिजन करके देखते हैं, एक्राइलिक एसिड और ये हमारा है बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर बेस, ठीक है, देन द एक्राइलिक एसिड। रीजन समझ में आया, ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे मैं एक और भी केस लेके चलती हूँ, जैसे हमारे पास ये तो है एसिटिक एसिड और एक हमने क्या किया, इसमें यही है, मैंने इसके साथ क्या लगा दिया, बेंजीन। अब इसका क्या नाम हो गया है, फिनाइल एसिटिक एसिड। अगर अब हमसे कंपैरिजन करके पूछा जाए कि फिनाइल एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड में कौन ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो फिनाइल एसिटिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है बजाय कि किसके, नॉर्मल एसिटिक एसिड के। उसका क्या रीजन आएगा, हम खुद भी सोच सकते हैं कि जो फिनाइल एसिटिक एसिड होता है इसमें जो फिनाइल ग्रुप है उसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, ठीक है, वो कैसा जा रहा है, वीक। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट के साथ की मतलब CH2 के साथ अटैच है, बाकी सब तो सब सही है। यहाँ पर H था और H की जगह हमने यहाँ क्या लगा दिया है, बेंजीन लगा दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया है, इसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट वीक होने की वजह से जो है हम कह देंगे ये नेचर वाइज कैसा हो गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, इसमें जो है -I का इफेक्ट अगर मैं बात आ रही हूँ तो वो जो है इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो आपको फिर भी अगर किसी भी डाउट में किसी भी प्रॉब्लम आती है किसी भी केस के अंदर तो आप वो मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इसके बाद जैसे हम कुछ और केसेस देख लेते हैं, जैसे हमारे पास ये है, वैसे तो बहुत सारी इफेक्ट्स हैं जो यहाँ पर वर्क करते हैं, ये हमने लगाया। अगर मैं बेंजोइक एसिड के साथ अगर कंपैरिजन करना चाहूँ तो NO2 कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ये क्या करेगा, यहाँ से खींचेगा, तो ये यहाँ से खींचेंगे, तो H को निकालना क्या हो जाएगा, इजी। तो यहाँ पर इसका ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लगा देती हूँ CH3, तो CH3 कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो H को निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये कौन सा इफेक्ट आ रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, लेस एसिडिक हो गया। अगर मैं CH3 की बजाय लगा दूं OCH3, तो OCH3 भी क्या करेगा, इसके पास लॉन पेयर है तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है ड्यू टू रेजोनेंस, तो ये तो और भी क्या कर देगा, रेजोनेंस से ज्यादा इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ये और ऊपर जाएगा ज्यादा जो है, तो H को निकालना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, इसका जो हम कह सकते हैं एसिडिक कैरेक्टर और भी वीक हो जाएगा, तो ये तो और भी वीक हो गया एसिडिक नेचर वाइज। तो बहुत सारे ऐसे जो है इसके अंदर पॉइंट्स हैं जो एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा और भी है, जैसे ऑर्थो इफेक्ट है, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है। अदरवाइज और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर एसिडिक बिहेवियर को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन हमें पता होना चाहिए वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक और भी चीज जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड्स अगर एसिड है तो ये रिएक्शन कर सकते हैं गैस के साथ, बेस के साथ।
तो मैं इसका रिएक्शन करा रही हूँ विद बेस। बेस में आप इसके साथ जो है आप क्या कर सकते हो, जैसे RCOOH, आप इसमें बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्शन करा सकते हो, Na के साथ रिएक्शन करा सकते हो, या कोई सॉल्ट, जैसे आपको मैं यहाँ पर लेके चल रही हूँ Na2CO3, NaHCO3, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है वो लास्ट वाला है, तो मैं सबका एक बार दिखा देती हूँ। RCOOH सबके साथ यही कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, देखो एसिड ने तो H+ रिलीज करना है, H और OH जुड़ गया तो क्या बन गया, वाटर, ठीक है। यहाँ कुछ निकल नहीं रहा तो यहाँ खाली H निकलेगा, तो मतलब हाइड्रोजन। यहाँ से क्या निकलेगा, H, और यहाँ से निकलेगा CO3, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका, अगर हम चेक करके देखेंगे तो अगर हम देखें इसके अंदर तो H और CO3 मिलकर के क्या बना देंगे, H2CO3। आप इसको तोड़ के भी बना सकते हो, HCO3 है तो आप इसको तोड़ के बना सकते हो, क्योंकि यहाँ 2 Na है। मैं बैलेंस करके दिखा दूंगी आप इस रिएक्शन को, ठीक है। आप 2 Na है तो होगा क्या, यहाँ इसको ट्वाइस लेना पड़ेगा। जैसे मैं स्टार्टिंग से करती हूँ, देखो समझ में आएगा। RCOOH को NaOH के साथ रिएक्शन किया, HOH वाटर निकल गया, क्या बना, RCOONA। ये एसिड, ये बेस, तो सॉल्ट प्लस वाटर बन गया, ठीक है। इसके साथ कराया तो क्या बना, हाइड्रोजन निकल गया, H2, ठीक है। तो आप इसको ट्वाइस कर सकते हो दोनों को, क्या बना, RCOON, या हाफ H2 कर लो, ठीक है। अब Na2CO3 है तो मैंने ट्वाइस कर दिया, तो H2 और एक O, क्या निकल गया, H2O, प्लस क्या निकल गया, CO2, प्लस क्या रह गया, 2 RCO और 2 Na। तो ये हमारे पास क्या हो गया, RCOONA। और जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो ये लास्ट है, दिस इज नॉन एज सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको मैं बता दूं, जैसे आप फिनॉल के लिए टेस्ट करते थे FeCl3, एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए टेस्ट करते थे 2,4-DNP टेस्ट, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड के जो टेस्ट है वो ये है, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। हालांकि इसके लिए पता है जो है FeCl3 टेस्ट भी लगता है, लेकिन बेस्ट टेस्ट है ये। जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आप सोडियम बाइकार्बोनेट डालोगे, एकदम से जो है बबल्स बन करके बाहर को निकलेगा, वो निकलते हैं CO2 गैस, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें भी, इसका H, इसका H, इसका O, क्या निकल गया, वाटर, ठीक है। क्या बचा, CO2 प्लस क्या रह गया, RCOONA। तो जो CO2 निकलेगी बहुत ही स्पीडली बबल्स की फॉर्म में निकलती है, नोन एज ब्रिस्क। इसका जो ऑब्जर्वेशन है वो है ब्रिस्क इफरवेसेंस, EFF इफरवेसेंस, EFFERVESCENCE। ब्रिस्क एफरवेसेंस का मतलब बबल्स की फॉर्म में बहुत अच्छे से निकलना, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शंस है और ये हमारा केमिकल टेस्ट है फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इसके साथ हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स का चैप्टर यहाँ पर होता है खत्म, ठीक है। अब हमारे पास रह गए हैं इसके क्वेश्चंस। एक और मैं यहाँ पर एक पॉइंट और मैं बताना चाहूंगी, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो FeCl3 के साथ भी दिखाना चाहें, जैसे फिनॉल के साथ कैसा कलर आता है, वॉयलेट, और FeCl3 के साथ आता है बफ कलर। बफ कलर जैसे सैंडी कलर टाइप का होता है, तो बफ कलर अगर आता है तो इसको बोल देते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 टेस्ट होते हैं, लेकिन अगर हमें आता है ना पेपर में तो हम तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट करेंगे, ठीक है। एक लास्ट और, अगर मैं फॉर्मिक एसिड की बात करती हूँ, दिस इज फॉर्मिक एसिड। कहते हैं अगर ये फॉर्मिक एसिड को देखो ना तो ये पूरी तरीके से एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता, ये कई बार ना एल्डिहाइड कीटोन्स की तरह से भी शो करता है। कैसे, देखो अगर मैं इसका H हटा दूं तो ये बनता है COOH, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और अगर मैं इसका OH हटा दूं तो ये बनता है CHO, तो ये क्या हो गया, एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड की भी कुछ रिएक्शंस दे देता है। फॉर्मिक एसिड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे वर्क करता है, बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एज वेल एज दी कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। तो इस कारण से ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे भी फंक्शन करता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो है चैप्टर खत्म होता है। आप इससे रिलेटेड जितने भी NCERT क्वेश्चन है आप वो रीड करो, और फिर हम उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है उसके क्वेश्चंस जो है कन्वर्जन्स वाला सब कंप्लीट करेंगे।